अल्लाह 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 तारीख या जमाल अल हदफ रुवात अल हदफ अल मुस्ताहिल लैस सऊदिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद हमारे शो में। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम। और हमारी तरफ से भाई सऊदी अरब को बहुत बहुत मुबारक कि इन्होंने एक वर्ल्ड जायंट अर्जेंटीना को कल फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। इस शिकस्त का मजा भी आया और अरबी में सुनने में बहुत मजा आया। और जितनी एक्साइटमेंट थी ना उससे लग अच्छा जैसे कि कल वो था तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा फाइनल मैच जीत गया। लेकिन खैर आज हमने देखा है कि आज सऊदी अरब में छुट्टी का ऐलान है, भाई जश्न मनाया जा रहा है और अगेन वही के अर्जेंटीना को हराने की। अच्छा मैं वहाँ के एंकर्स को छुट्टी मिलती है? अच्छा मैं फैसल से भी मेकअप रूम में ये बात की थी कि फैसल सबको छुट्टी होती है, एंकर्स को छुट्टी नहीं होती है। ना एंकर्स को होती है, ना कैमरामैन को होती है, ना मेकअप आर्टिस्ट को होती है, ना हमारी बैक हैंड की टीम को। लेकिन भाई सऊदी अरब को बहुत बहुत मुबारक। हम आगे चल के भी बात करेंगे क्योंकि नया दिन है, नई सुबह है, नए अज़म के साथ हाजिर हैं। कई मौज़ूआत हैं हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अच्छी बात है, एक दिन का जो आगाज होता है अगर अच्छा हो जाए और अच्छे पैगाम के साथ हो जाए तो क्या ही बात है। क्योंकि जो नया दिन होता है वो एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नया मौका लेकर आता है। तो आज का जो पैगाम है वो ये है कि सही मानों में वो आज़ाद है जो ख्वाहिशात के गुलाम नहीं है। यानी अगर आप ख्वाहिशात के गुलाम नहीं हैं तो आप मेंटली भी आज़ाद होते हैं, आपको एक टेंशन नहीं रहती है। और जो शख्स जिसने कहा होता है ना बस ये भी ख्वाहिश है, ये भी ख्वाहिश ऐसे पूरा हो जाए, एक तो वो नाशुक्री भी कर रहा होता है, जो मौजूद होती है चीज़ उसका वो शुक्र भी अदा नहीं कर पाता और एक टेंशन में रहता है। यानी ना वो आज को इंजॉय कर पाता है ना आने वाले कल के बारे में बेहतर। इन शॉर्ट आप कहना चाह रही हैं कि जितनी चादर पैर उतना फैलाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। आगे चलते हैं और आज के शो में क्या कुछ है उस पर बात करते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर उनकी तारीख आई है और वो इस बार है, अगले साल होंगे वो 15 जनवरी 2023। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है जी। आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को सिक्योरिटी फराम करने की हिदायत भी कर दी गई है। क्या इस बार दोबारा कोई नई डेट आएगी या फिर फाइनली इलेक्शंस हो जाएंगे? इस पे आज शो में तफसील से बात करेंगे। जी हाँ जी। इसके अलावा आज शो में पेट की बीमारी यानी गैस्ट्रो के बारे में बात करेंगे और इसका इलाज क्या है, एहतियात क्या है। क्योंकि अमूमन हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि बाहर का गंदा खाना खाना या गंदा पानी पीना या गंदे बर्तन में खाना जो है आपको इस तरह की बीमारी में मुब्तला करता है। बट अगेन वही बात कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी इस बीमारी में मुब्तला देखा है जो कि बड़े होते हैं जी, सफाई पसंद होते हैं कि जी स्ट्रीट फूड नहीं खाना, अपने बाहर के खाने को प्रेफर नहीं करना, बट उसके बावजूद भी गैस्ट्रो की बीमारी में मुब्तला होता है। क्या है वजूहात, क्या है इलाज, सिम्टम्स क्या है, ये आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इसके अलावा फनकार तो हम हमेशा ही अपने शो में शामिल करते हैं, लेकिन आज दो अनोखे नन्हे फनकार हैं। फैसलाबाद के ये फनकार हैं। फैसलाबाद की बात आती है तो फिर वहाँ के तो बड़े ही मशहूर और मारूफ गायक भी हैं, अव्वाल भी हैं। लेकिन ये दो फनकार क्या करते हैं, नन्हे भी हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, दिखाएंगे आपको। इसके अलावा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार वहीद मुराद की आज 39वीं बरसी है, जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता है। इस नाम पे उन्हें याद किया जाता है और उनकी यादों पर मबनी आज आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और आज भी फैसल जब उनकी एक्टिंग हम देखते हैं, उनके फिल्म के कुछ क्लिप्स अगर कभी सामने आ जाए ना तो वैसा हीरो मैंने अभी तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उस तरह की डायलॉग डिलीवरी, उस तरीके अंदाज के ढल जाना ना, अपने उसमें ढल जाना काम में और अदाकारी इस तरीके से करना कि रियलिटी वाली लुक आए, फील आए। बड़ा कम एक्टर्स में ये चीज़ होती है। इतना कह दिया तो तुमने आगे चल के मजीद बात करेंगे इस पे। लेकिन आगे। इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो हमारे जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, कल भी हमने इस पे बात की थी लेकिन तिश्नगी रह गई थी। शो में जो टेस्ट सीरीज के नए जो नाम हैं बहुत सारे, वो कैसे हैं, कैसे टीम में आए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है डोमेस्टिक में, उस पर हम जरा मुकम्मल बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है बात करने के लिए। पाकिस्तान हॉकी के लिए भी वैसे अच्छी खबर है, नेशंस कप के लिए फंड्स का बंदोबस्त हो गया। आप सोचें, ये अच्छी खबर है कि पैसे मिल गए, आप खेलने जाएंगे। कौमी टीम जुर्माने और पाबंदी से बच गई है। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिन पर हमने बात करें, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन की। कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को इलेक्शन कराने का फैसला सुना दिया। 15 जनवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ। विफाक और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत दे दी गई है। पहले आपको ज़रा रिपोर्ट दिखाते हैं। सैलाब चला गया, अब सारे मसले चले गए, बारिशें भी खत्म हो गई, कोई मैच भी नहीं है।
अब क्या मामला है, इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट में आपको बाकी बातें बाद में करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अगले साल 15 जनवरी को करवाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद डिवीजन के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 90 रोज के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने वफाक और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 जनवरी को होगी। वफाकी वजारत दाखिला सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी इंतजामात करें ताकि बल्दियाती इंतखाबात का पुरअमन इनकाद मुमकिन बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन का मौकफ सुनने के बाद 15 नवंबर को फैसला महफूज किया था। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 मरतबा मुलतवी हो चुके। 24 जुलाई को तयशुदा इंतखाबात बारिशों के बायस ना हो सके। फिर 28 अगस्त की तारीख दी गई, लेकिन इस बार सैलाब आड़े आ गया। तीसरी बार 23 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान हुआ तो सिंध हुकूमत सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी को बुनियाद बनाकर इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन पहुँच गयी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जारी हो चुका है। मजीद मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, सिंध के किन अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, मुझे ज़रा बताएगा, डिटेल्स होने हैं। जी हाँ, बिल्कुल 15 नवंबर से जो फैसला रोका गया था उसका ऐलान हो चुका है और अब बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सिंध के 16 अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात होना थे, अब उसमें कम अज़ कम कराची और हैदराबाद के इंतखाबात की राह हमवार हो चुकी है। फैसला आ चुका है कि 15 जनवरी को, यानी 15 जनवरी सन 2023 को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ और इस मकसद के लिए हिदायत जारी की है कि तमाम तर जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो पोलिंग स्टेशनों के लिए भी फराहम किए जाएँ और पोलिंग के इंतजामात को हतमी शक्ल देने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। सिंध के 16 अजला में जहां बल्दियाती इंतखाबात होंगे उनमें कराची के 7 अजला यानी कराची के ज़िला शर्की, गरबी, वस्ती, जुनूबी, कुरंगी, केमाड़ी और मलीर शामिल हैं और बकिया जो 9 अजला हैं उनमें हैदराबाद, दादू, जामशोरो, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, बदीन, सुजावल और ठट्टा शामिल हैं। लेकिन अब इन दो शहरों में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसके लिए कितनी तैयारी है इसका अंदाज़ा तो यकीनन अब से चंद रोज़ के बाद हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम तर जो सरकारी अफसरान हैं उनको भी इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि बल्दियाती इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो तेज़ की जाएँ। तमाम तर सियासी जमातों के कारकुनों को अब इस बात की खुशी है और ख़ास तौर पर उन तमाम उम्मीदवारों को कि जो अपने 3 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करते रहे और वो बार बार मुलतवी होती रहीं। 24 जुलाई को होना था इंतखाबात, नहीं हो सके। फिर 28 अगस्त को होना था बल्दियाती इंतखाबात कराची में, वो भी नहीं हो सके। उसके बाद 23 अक्टूबर को भी नहीं हुए। तो अब एक बार फिर 15 जनवरी को ये ऐलान तो हो चुका है, लेकिन बाज़ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उन्हें अब भी तरद्दुद है, उन्हें अब भी शुबा है कि शायद किसी बहाने से इन इंतखाबात को एक मरतबा फिर टालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहरहाल कम अज़ कम ये बात खुशाइंद है कि एक बार फिर हिदायत जारी कर दी गई है कि 15 जनवरी सन 2023 को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएँ। जी, यानी कि एक बार फिर एक तारीख आई है और इस बार मुकम्मल ये कहा गया है कि जी तमाम तर सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। अब इस पे ज़रा एक बार फिर हम बात करेंगे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं और इसके अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि शर्जील इनाम मेमन साहब को भी हम ऑन बोर्ड लें, लेकिन आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब और कादिर साहब। मैं आगाज़ जो है वो हाफ करना चाहूँगा कादिर साहब आपकी इजाज़त से। तो फाइनली एक बार फिर एक नई तारीख आई है। ठीक है, ये जो अब इंतखाबात है ना फैसल, अब ये 15 जनवरी 2023 को होने हैं, लेकिन अगेन वही बात अभी जैसे कि खुर्शीद भी बता रहे थे कि अभी भी कुछ खदशात है कि ये डिले हो सकते हैं। पहले मैं चाहूंगी जरा हम कादिर खान मंदोखेल कादिर साहब से हम बात कर लेते हैं। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़े अहम मामला है शहर कराची का नहीं पूरे सूबे सिंध का। इस बार मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इस बार हो जाएंगे इंतखाबात? देखिए, यकीनन हो जाएंगे और उसकी वजह ये कि
सिंध हाई कोर्ट का भी हुक्म है और इलेक्शन कमीशन का भी फैसला है। और तो दोनों सूरत में अगर थोड़ा सा आप माजी की तरफ जाए कि ये इलेक्शन इतना इल्तवा का शिकार क्यों हुआ, जी जी उसकी बड़ी वजह ये है कि जो बल्दियाती कानून है उसका हवाले से कुछ तरामीम करनी थी। और क्योंकि एक मरहला जो अंदरूनी सिंध है उसमें ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है, तो बाकी जो जमातें हैं क्योंकि वहाँ 2800 में से 2650 हमारे बिला मुकाबला हमारे जो काउंसलर या जो नाज़िमीन है वो मुंतखब हो चुके हैं जी। अब ये जो मरहला है यहाँ पे MQM समेत PTI इन सब ने एतराज़ात कर दिए, कुछ ने हल्का बंदी के ऊपर कर दिए, कुछ ने वो जो बल्दियाती एक्ट है उसके ऊपर कर दिए। तो सिंध हुकूमत ने एक सेलेक्ट कमेटी बना है जिसमें PTI, MQM और जमात इस्लामी समेत तमाम जमाती जो स्टेक होल्डर है वो मौजूद है। उस हवाले से इन्होंने मशावरत करनी थी और मशावरत के हवाले से कि इसमें किस तरह बेहतरी लाई जाए। मिसाल के तौर पे मेयर के इख्तियारात वाटर बोर्ड के हवाले किए जाए, मिसाल के तौर पे जो सीवरेज सिस्टम है जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं वो मेयर के तहत, ये सारी चीजें मौजूद थी। तो इसी दौरान बारिश का भी सैलाब जो पाकिस्तान की तारीख में क्या अंग्रेज के दौर में भी इतना तबाही नहीं आई, जो पूरा 90% सिंध उसमें डूब चुका है, बलूचिस्तान का भी ये हाल है। दूसरे हवाले से आपको दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद की तरफ देख ले, वहां पे जो PTI का लॉन्ग मार्च और रोजाना अदारों पे चढ़ाई और धमकियां, ये सारी चीजें तो यकीनन वफाकी हुकूमत ने भी सिंध से पुलिस मंगा ली है इस वाले से। तो ये 2-3 चीजें सैलाब की वजह से, फिर वो बल्दियाती एक्ट की वजह से, और अब वो यहाँ पे जो इस्लामाबाद की जो सूरत-ए-हाल इस हवाले से सिंध हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कराची हैदराबाद का जो इलेक्शन होता है वो ऐसा कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। यकीनन सारी पार्टियां मौजूद है, यकीनन लोग पुरजोश है और गली मोहल्ले का इलेक्शन है। दूसरे हवाले से जो नफरी होना जरूरी है क्योंकि अमन अमान का खतरा होता है। कादिर साहब, ये जो आप चीजें बता रहे हैं, नफरी का होना एंड अगेन वही फ्लड वाली सूरत हाल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो इम्पैक्ट जा रहा था वो ये जा रहा था कि शायद सिंध हुकूमत की विल नहीं है, पॉलिटिकली विल सामने नहीं आ रही है, इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। आई डोंट नो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो दीगर आपके ऑपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही है, लेकिन अवाम की भी जो राय, एक सर्वे भी किया गया तो अवाम की भी राय यही सामने आई कि पीपल्स पार्टी शायद इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन कराने में, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कराची और हैदराबाद में उनकी मकबूलियत कम हो गई है। ये कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, अगर आप इससे पहले जो कंटोनमेंट का इलेक्शन देख लें, वहां पीपल्स पार्टी ने कराची, हैदराबाद, इवन की पेशावर में अपनी अक्सरियत साबित कर चुके। कंटोनमेंट की जो कौंसलर के इलेक्शन है, और फिर अगर 1 साल 1.25 साल पहले मेरे इलेक्शन देख लें, पीपल्स पार्टी यहाँ पे 2018 में ही मैं कैंडिडेट था, 6ठे नंबर पे आया था, और 2021 में जब जमीन के खबात हो गया तो PTI 6ठे पे चली गई है और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आ गई। और फिर अभी 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था मलीर और कोरंगी का, एक सीट पीपल्स पार्टी ने जीती जो हकीम बलोच साहब थे, हमारे इमरान अहमद खान याजी साहब के मुकाबले में। दूसरा सीट कोरंगी का वो PTI ने जीती है। तो अगर इस तनाजर से देख ले तो कैसे कोई कह सकता है कि पीपल्स पार्टी नहीं कराना चाहती, पीपल्स पार्टी हार जाएगी? तो ये मिसालें तो ये आपके सामने मौजूद है। अंदरून सिंध की मिसाल आपके सामने, वहां 2650 हमारे बिला मुकाबला उम्मीदवार आ चुके, यानी कोई कैंडिडेट ही नहीं था, रेशो तो दूर की बात है। मजीद 10,074 वोट से जीत चुका है। अगर मैं मुल्तान का बात करूं तो 25,186 वोट से हम जीत चुका है। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी नहीं कराना चाहती, क्यों नहीं कराना चाहती? कमाड़ी जो टाउन है या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है या साउथ है या मलीर है और या ईस्ट है, इसमें तो हमारी वाज़ी अक्सरियत है, और इंशाल्लाह टाउन नाज़िमीन पीपल्स पार्टी के आएंगे, ये तो आवाम को भी अच्छी तरह पता है। और पिछला रिजल्ट भी मैंने आपके सामने रख दिया। कादिर साहब, बिल्कुल आपने बात की कि अगर इलेक्टोरल रिजल्ट्स के हवाले से देखा जाए तो आपके यहाँ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि जी क्यों नहीं कराना चाहेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली एक कोशिश की गई थी 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने की शिक को ख़त्म करने का सोचा गया था। तो अगेन वही बात, पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल उसमें नज़र आता है। बट अच्छा, अब सिचुएशन ये है कादिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची की जो सूरत हाल है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर काफ़ी अरसे से ये शहर मांग रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी थोड़ा थोड़ा डिले करके
कुछ इस तरह के काम करवाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पे कारपेटिंग करा दी जाए, कहीं पे कुछ कर दिया जाए कि लोगों के पास कुछ लेके जाया जाए। एक तो आपने इलेक्टोरल रिजल्ट्स की बात की ना, जिसमें आपको भी बेहतर पता है कि नाम चलता है। दूसरी बात परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर आप रेड करें तो कराची में कैसे आप रेड करेंगे, क्या लेके जाएंगे लोगों के पास कि हमने ये किया है कराची में, हमने ये किया है दीगर अजला में, और इस बेसिस पे आप हमें दें वोट। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो हम काम कराना चाहते हैं, तो ये भी मोहतरम जरा सोचे, अगर हम काम ना करें तब भी फिर आप यही कहेंगे कि देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन बल्दियाती अदारे मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, तो वो अपने जो रूटीन का काम है वो तो करेंगे। दूसरा सवाल आपका कि आप कराची के आवाम के पास क्या लेके जाएंगे। K4 मनसूबा जो एक जमाने से अल्तवा का शिकार था वफाकी हुकूमतों की वजह से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुर्शीद शाह साहब जो अभी वसाइल के वजीर है, 128 अरब रुपए उसके लिए मंजूर हो चुके हैं और वो इंशाल्लाह आपको जून 2023 से पहले ये मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसका इस वजह से नहीं हो सका, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी कि चूंकि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा, तो वो इस वजह से उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ 128 अरब रुपए K4 मनसूबे का। अच्छा। दूसरा जो मेरे डिस्ट्रिक्ट है हब डैम से 50 अरब रुपए का दूसरा मनसूबा मंजूर हो चुका है K5 के नाम से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी और लियारी की तरफ ये पानी जाएगा। ये हो गया आपके सामने दो मनसूबा। तीसरा जो ना वो जो ग्रीन लाइन के बाद ऑरेंज लाइन या येलो लाइन, वो आपके सामने तमाम कराची में ये बसें जो है ना वो लगभग 5000 से ज्यादा बसें चलेंगी और हैदराबाद का भी अभी कल परसों अनाउंस कादिर साहब ये तो चलेंगी, होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, जो हो चुका है। मेरे को होस्ट का सवाल ये था कि हो चुका है, मैं सिर्फ आपसे एक शॉर्टली कमेंट ये चाह रही थी कि आप बड़ी जल्दी से फैसले का जवाब ये दे दें कि हमने किया क्या है, करने वाले क्या हैं। ये तो जाहिर सी बात है, हर जमात बताती है। एनीवेज आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात जिसपे एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था हर कोई कि भैया होने क्या वाला है, इलेक्शन हो क्यों नहीं रहे हैं। और फैसल अगेन वही बात है कि जो जैसे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जैसे कि बताया जा रहा है जी कि फ्लड का इशू था, तो आई थिंक इसमें अगर सिंध हुकूमत थोड़ा सा स्टैंड लेके करवा देती ना तो तारीफ के काबिल हो जाती। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। अब डेट आ गई भी है, 2023 में होने जा रहे हैं इलेक्शन, जनवरी में। सर आपको क्या लगता है, अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सेटिस्फाई हैं आप इस चीज से? इससे पहले कि मैं इस बल्दियाती इलेक्शन पे बात करूं, जिस तरह आपने अपने शो को शुरू किया, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सऊदी अरब की टीम को। और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बहुत बड़ी टीम जो कि 2 साल से जो है वो नाकाबिल शिकस्त रह रही थी, उसको शिकस्त दी अर्जेंटाइन को। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और ये पूरी कौम को और पूरी उम्मत को, बल्कि तमाम फुटबॉल लवर्स को जो है मुबारकबाद। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तो हमें बड़ी तगोदो करनी पड़ रही है। और जैसे आपने शिकस्त वाली बात की, तो क्या आप भी शिकस्त देने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को? नहीं, इंशाल्लाह फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया है और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। और आप देख ही रहे हैं कि 3 दफ़ा इन्होंने बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करवाया है। और जाहिर सी बात है, दावे कुछ भी करें पीपल्स पार्टी के लोग, लेकिन पीपल्स पार्टी तो अब भी ये चाह रही थी कि 90 दिन की इन्होंने बात की थी। आज से 3 महीने पहले भी 90 दिन कह रहे थे, 2 महीने पहले, फिर 1.5 महीना पहले, फिर 1 महीना पहले, और अभी भी वो 90 दिन पे लगे हुए थे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने एक रास्ता निकाला है और उन्होंने 2 महीने, तकरीबन पौने 2 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस किया है। अब इलेक्शन कमीशन के इक़दामात बताएंगे कि आने में कितने संजीदा हैं। और अब भी तो कहीं वो पीपल्स पार्टी और MQM वगैरह के साथ मिलकर कोई कार्रवाई नहीं डाल देते। मसलन मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी वहाँ पर समात के दौरान कहा था कि आपका एतबार ख़त्म हो गया है। एतबार कायम करने का तरीका यह है कि अब जो डेट आई है उसके मुताबिक चंद इक़दाम करें। पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए, वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नाजायज़ तरीके से बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने उनको मुकर्रर किया है। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है कि एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हो जाए और दूसरी तरफ आप सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दें। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये वाज़े करना चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन फौज और रेंजर्स पुलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात की जाएगी, स्टैटिक होगी। और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है
और वो जिस इदारे को चाहें आइन की आर्टिकल 220 के तहत तलब भी कर सकते हैं, तयन भी कर सकते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें उनका इख्तियार है और ये है, तो फिर उसके बाद उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए इस लिहाज से कि कराची के लोग एतमाद से जाकर वोट डालें। और जो हुकूमती पार्टियां जिस तरह से अपनी पुलिस को और अपनी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके इलेक्शन पे कब्जा करना चाहती हैं, ये जो इनके दावे हैं ना कि इतने टाउन जीत जाएंगे, इतना फला जीत जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो इसी बुनियाद पर हैं। अपनी मर्जी की हल्काबंदियां, अपनी मर्जी के आरोज, अपनी मर्जी का अमला और अपनी मर्जी की पुलिस, और फिर उसके बाद जो है वो मैनूवरिंग करना, तो ये सब चीजें नाकाम हो जाएंगी जब लोगों को पता होगा कि जब हम जाएंगे तो पुरसुकून माहौल में पोलिंग होगी, फौज के जवान और रेंजर्स मौजूद होंगे। इसलिए ये कहना कि फौज मौजूद होगी, कह रहे हैं कि अपनी मर्जी की पुलिस, अपनी मर्जी की पोलिंग, अपनी मर्जी की हर चीज, अगर ये अपनी ही मर्जी चलानी होती तो ये जो डिले के तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, ये तो पहली तारीख पे अपनी मर्जी चला सकते थे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके बावजूद भी डर रहे हैं, इसलिए कि देखें जो मेन स्ट्रीम शहर है ना वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेगा, बल्कि इनको तो इस दफा हैरानी, जिन टाउन्स के बारे में ये कह रहे हैं ना, असल में पीपल्स पार्टी ने अपना माइंडसेट ये बनाया हुआ है कि जो सिंधी और बलोच है वो तो हमारी जेब में है, उनको तो ये बेवकूफ समझते हैं और समझते हैं फिर जो है ना हम इनके जरिए से, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब बाशऊर लोग हैं, और पहले की बात और थी कि MQM महाजिर सियासत करे, पीपल्स पार्टी सिंधी बलोच सियासत करे, और दोनों को लड़वाओ और खुद दोनों मिलकर हुकूमत करो। अब ये हो गए बुरी तरह एक्सपोज। अब सिंधियों को भी पता चल गया है और बलोचों को भी पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें डिबोया है अंदरूनी सिंध में, उन्हें बर्बाद किया है, उन्हें कोई हक नहीं दिया है, वो उनको उनके रास्तों के ऊपर कब्जे कर लिए हैं पानी के, जिसके नतीजे में उनकी फसलें भी तबाह हो गई, मवेशी भी तबाह हो गए, इंसान भी मर गए, और अब जो है वो इधर उधर से जो मदद आई है वो मदद भी खा रहे हैं। तो फिर कराची दुश्मनी तो इनकी वैसे ही वाज़ेह है। अब जो सिंधी कराची में रहता है तो वो तो वैसे ही रहता है ना जिस तरह महाजिर रहता है, जिस तरह पख्तून रहता है, पंजाबी रहता है। तो इन सब लोगों को पता चल गया कि अगर कराची की सड़क टूटेगी तो ये किसी का कौम का नाम पता नहीं पूछेगी, बल्कि सबके लिए मसला है। कराची में बारिश में अगर तबाही होगी तो सबके लिए होगी, और कराची में अगर पानी नहीं है तो 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी 15 साल से और 17 साल से प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तो 15 साल में इन्होंने K4 का क्या किया? अभी तो ऐलाना सभी 5000 कह रहे हैं बसें लाएंगे। अल्लाह के बंदो, 15 साल में तुम 130 बसें लाए हो, और वो भी तुमने तकसीम कर दी पूरे सूबे में, और तुम्हारी बसों का आलम यह है कि कोई जो है वो खड्डे में गिर जाती है, कोई बारिश में बंद हो जाती है, किसी का जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम तबाह हो जाता है। तो ये तो हाल है इनका। मैं एक सवाल आपसे, ये दो बल्कि छोटे छोटे मुख्तलिफ सवाल हैं। पहला तो ये कि माजी में जो भी मेयर आए रोते रहे, मैं नाम नहीं ले रहा, सबको ही पता है हमारे पास फंड्स नहीं है, KMC वालों को देने के लिए फंड्स नहीं है, खाकरों को देने के लिए फंड्स नहीं है ही नहीं, तनख्वाहें क्या करें। क्या इस तरह की चीज़ रिपीट तो नहीं होगी अगर आप लोग जीत गए? तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, कराची इज़ नाउ अ हीप ऑफ मसाइल, ठीक है। कौन सी वो पहली चीज़ है जो ठीक करने जा रहे हैं? कौन सी प्रायोरिटी में होगी आपकी? आपको लगता है कि आपके टेन्योर जितना भी है होगा जीतने के बाद में, अशब का, अगर आप जीतते हैं तो उसमें मामला सारे सॉल्व हो जाएंगे? देखें, मुश्किल काम है इस वक्त। कराची कोई आसान शहर नहीं रहा, और जितना बर्बाद इसको किया गया है तो इसको आबाद करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कौन करेगा? कहीं से तो आगाज करना होगा ना, कोई तो जगह पकड़नी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अब इलेक्शन मुहिम है ना 15 जनवरी की, जमात इस्लामी ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएगी, कराची के इख्तियार की मुहिम भी चलाएगी। इसलिए कि ये तो आपस में नूरा कुश्ती हो रही थी, एक कहता था इख्तियार नहीं है इसलिए इलेक्शन आगे कर दो, एक कहता था इलेक्शन, मतलब एक दूसरे से एक दूसरी चीज को खराब करके टाइम आगे बढ़ा रहे थे। ये इतने ही अगर जमहूरियत पसंद थे तो 2020 में अगस्त में ये इलेक्शन ड्यू हो गया था ना, और जो तरीक़ेकार था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं, और पीपल्स पार्टी भाग रही थी बार बार। आपको याद होगा कि पिछले साल भी अक्टूबर में हम गए थे इलेक्शन कमीशन में, और नवंबर में इसकी समाअत हुई थी, मैं खुद वहां गया था, ये पिछले साल की बात बता रहा हूं, और मैंने वहां पर मुकदमा लड़ा था कराची का कि इलेक्शन कराएं, तो उस पर फिर एक टाइम फ्रेम तय हुआ था, यानी कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब मैं जो दो मुहिम हम चलाएंगे की मुहिम और दूसरे इख्तियार की मुहिम, जो बीच में रुक गया था, हमने धरना दिया था, आपको याद होगा, हमने इनसे मुआहदा किया था, एक एग्रीमेंट इन्होंने कौम के सामने किया, हमारे दफ्तर में आकर चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया अपने 8 वजीर मुशीरों के साथ, और कहा कि हम ये सारे इख्तियारात मेयर को और कराची की बल्दियात को और सिंध की बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करेंगे,
लेकिन जब एमक्यूएम के साथ इनकी दोबारा से दोस्ती हो गई ये रिजीम चेंज में, तो उसके बाद ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं हमारे साथ। इसलिए हम समझते हैं कि हम इख्तियार की जंग भी लड़ेंगे। अगेन वही बात, ये आपके साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, उनका हक खाया जा रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली सिटी है आज, इसका हाल क्या सबके सामने। हाफिज साहब साथ रहिएगा, अभी एक ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप से मजीद भी बात करेंगे। अगेन वही बात है कि आप कहां से स्टार्ट लेने जाएंगे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ सोचा तो होगा, प्लानिंग क्या, वो प्लानिंग भी आपको हम चाहेंगे कि आप शेयर करें हमारे साथ। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहेंगे। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर रहे हैं कराची में बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख पे। हाफिज साहब आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बार बार जो डिलेज़ आए हैं, बार बार डिलेज़ आए, हमने देखा कि आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपनी ज़बरदस्त कैंपेन की। कितना ज़्यादा जोल्ट लगा है उसको, कितना झटका लगा है इस बार बार के डिले पे? क्या इतना लगा है कि उससे कुछ आप मुतासिर होंगी आपकी कैंपेन? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जमात इस्लामी का जहां तक ताल्लुक है ना, तो अगर आप मुझसे मेरी पार्टी का और पूछेंगे और हमारी कैंपेन का ना, तो इस डिले से जमात इस्लामी को नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि लोग तो अब जमात इस्लामी की तरफ जो है ना रुझान कर रहे थे, और जब ये लोग सब मिलकर रुकावट डालते हैं ना, सारी पार्टियां और एक तरफ हो जाती हैं, तो लोगों की राय जमात के हक में और ज्यादा होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मसला जमात इस्लामी का नहीं है, मसला कराची शहर का है। कराची शहर को इंतखाब चाहिए। ये जितना डिले करेंगे हमारे लिए और राय बनेगी। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो लोगों की राय पुख्ता होती चली जा रही है। जो लोग पहले कौमी असम्बली में भी जमात इस्लामी के लिए और सूबाई असम्बली में भी राय नहीं रखते थे, उनकी भी बड़ी तादाद, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, अवामी राय के सर्वे आए ना, उन सर्वे के नतीजे में पता चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमात इस्लामी का मसला नहीं है, मसला शहर का है। शहर को मेयर चाहिए, शहर को अपने नुमाइंदे चाहिए। और आपने जो ये सवाल पूछा था ना कि आप करेंगे क्या, जी जी, देखें, एक तो ये कि हम काम करेंगे, पहली बात ये, रोएंगे नहीं, काम करेंगे। जितना इख्तियार होगा, अव्वल तो हम इस पूरे अरसे में इख्तियार लेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और इनसे असम्बली के जरिए से इख्तियार मुंतकिल करवाएंगे। अगर इन्होंने डिले कर भी दिया तो ये जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, लेकिन रोना धोना नहीं करेंगे। जो इख्तियार होगा उससे ज्यादा काम करेंगे। मैंने ये बिल्कुल, मैं यकीन दिलाता हूं कि जमात इस्लामी का काम ये नहीं है कि हम रो धो के सियासतबाजी करें और चले जाएं। जब लोग हम पर एतमाद करेंगे तो हम लोगों के साथ खड़े होंगे। भाई गली मोहल्ला का मसला तो हल कर सकते हैं, गटर के ढक्कन तो लगवा सकते हैं, साफ तो कर सकते हैं, कचरा तो उठवाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे इन्होंने जितने भी मुआहदे कर लिए हो, जो अमला है उसकी हाजिरियां तो लगवा सकते हैं, सुबह वोटरेबल तो बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आपका आज़म नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि जब आप आए, जीते, इलेक्ट हो, तो ये जो बातें इस वक्त हम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, उस वक्त जब हम अमली तौर पे काम करें, हम अगेन आपके साथ इन्हीं जगहों पर मौजूद हों, और हम बहुत सारा काम हो चुका है। कराची वालों के बहुत सारे मसले हल हो चुके हैं। बेहद शुक्रिया हाफिज साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो जी, सऊदी अरब ने तारीख रकम कर दी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा अपसेट है ये। इससे पहले उन्होंने जो आखिरी अपसेट किया था, दैट वाज आई गेस 1994, जब बेल्जियम को उन्होंने हराया था। और अब वर्ल्ड नंबर 3 द पावर हाउस मेसी की अर्जेंटाइन को आलमी रैंकिंग में 51वें नंबर पे होने के बावजूद सऊदी अरब ने शिकस्त दी है। आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले लियोनेल मेसी को जो है वो बड़ा धक्का लगा। इफ यू रिमेंबर महक, मैं कल कह रहा था आपसे कि मेसी की ये बदकिस्मती है कि वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या हो जाता है। आप रिपोर्ट दिखा, क्या मैच था। अच्छा, इनफैक्ट इसके बाद भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था तुनीसिया का, और जब ये वाला मैच हुआ सऊदी अरब का, उसमें जो अरबी कमेंट्री ने मज़ा दिया, उसके बाद जो अगला मैच है तुनीसिया का, वो भी मैंने अरबी कमेंट्री में देखा। समझ में तो अल्लाह अल्लाह और पेनल्टी आया, लेकिन मज़ा बड़ा आया। आदिल अजहर भी हमारे साथ मौजूद है। आदिल भाई, आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। क्या ज़बरदस्त दिन था सर कल। पहले सऊदी अरब का ये की तारीखी फतह, इस पे भी हम बात करेंगे। जो हमारा अगला मैच था तुनीसिया का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सऊदी अरब वर्सेस अर्जेंटीन, सब लोग गोल्स का जिक्र कर रहे हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द रियल हीरो अलावेस, जो कि उनके कीपर थे। क्या सेव किए उन्होंने, 4 से 5 सेव किए, यकीनी गोल बचाए हैं। टॉक अस थ्रू सर कल के मैच के हवाले से। हाँ जी, थैंक यू सो मच फैसल एंड महक। बिल्कुल, वो आपने अरेबिक कमेंट्री का जिक्र किया, और मेरे पास कल वो कोई शाम में 2 मिनट का एक क्लिप आ गया था। वो पूरा गोल की नरेशन और उसके बाद की जो वो कमेंटेटर की सेलिब्रेशन थी, मैं शायद कोई 7 से 8 दफा वो देख चुका हूँ, बिकॉज मुझे इतना मजा आ रहा है वो देखने में। आई थिंक अरेबिक कमेंट्री ना वो कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है। वो हम
शायद क्रिकेट के फैंस वगैरह हम लोग समझ ही नहीं सकते कि वो दुनिया है क्या, वो एक अलग गेम है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस गेम, देखिए जी, ये जो लोग ज़ाहिर फुटबॉल बड़ा रेगुलरली देखते हैं, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड द काउंटर पे गेम खेलना, यानी काउंटर ऑफेंसिव गेम खेलना। आप अगेंस्ट एक बहुत बड़ी टीम के जब होते हैं तो आप पहली सोच तो अपने जहन से निकाल देते हैं कि मैं पोजेशन बॉल का ज्यादा रख पाऊंगा। पोजेशन वही टीम रखेगी बिकॉज उसका वो काम है। आप देखिए दोनों, अभी आपने बताया रिपोर्ट में कि रैंकिंग में इतना बड़ा फर्क है दोनों टीमों के, माजी में इतना बड़ा फर्क है, टैलेंट में अर्जेंटीना के खिलाड़ी दुनिया भर में फुटबॉल खेलते हैं, सऊदी सिर्फ सऊदी में फुटबॉल खेलते हैं, सऊदी लीग में एक्चुअली जो उनकी प्रीमियर अपनी लीग होती है। सो कहने का मतलब ये था कि इन्होंने लो पोजेशन गेम खेलना था, काउंटर ऑफेंसिव इनको कि जी जब अर्जेंटीना के आगे आए हुए होंगे खिलाड़ी तो उनको वहां से गैप्स क्रिएट करके आगे लेकर जाने, और ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल गोलकीपर का होता है बिकॉज उस पर ताबड़तोड़ हमले होने, और कल देखा आपने कि उस पर ताबड़तोड़ हमले हुए, लेकिन क्या जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल से अब तक किसी भी गोलकीपर की सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही। सही। अच्छा आदिल, आपको लगता है कि मेसी की टीम में इतने बड़े अपसेट के बारे में सोचा भी होगा, वो भी वर्ल्ड कप में? देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल। आई थिंक कल जो दोनों टीमों की क्वालिटी में अगर आप पेपर में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि लियोनेल मेसी अपने आखिरी फीफा वर्ल्ड कप में ये खेल रहे हैं, उम्र के जिससे में अब वो पहुंच गए हैं, ही इज आइंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट। हो सकता है इस फीफा वर्ल्ड कप के फौरन बाद आप सुनेंगे अर्जेंटीना जहां भी खत्म करेगा ये टूर्नामेंट, चाहे वो फर्स्ट राउंड एग्जिट है या फाइनल खेलेगा या जीतेगा, आप सुनेंगे कि जी मेसी ने जो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सो नोबडी वाज एंटिसिपेटिंग। देखिए इसके रिएक्शन से ये आपको अंदाजा हो रहा है। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता दैट सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू पुट अप अ गुड फाइट अगेंस्ट देम, तो फिर तो ये सेलिब्रेशंस या ये शॉक रिएक्शन आता ही नहीं। अभी तक तो सऊदीज को यकीन नहीं आ रहा है इस बात का कि वो ये मैच जीत रहे हैं। जिस तरह वहां सेलिब्रेशन हो रही है, जिस तरह पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी गई है, पता नहीं क्या क्या इनाम MBS उनको देंगे। सो आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस इज गोइंग टू हैपन। और मुझे समझता हूँ कि इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए ये बड़ी ब्लेसिंग आई है। ऐसा लगता है दैट सडनली द फीफा वर्ल्ड कप हैज कम टू लाइफ। वो कहते हैं ना जिसको ऑरेवर, जो फ्रेंच में जिसको कहा जाता है, और सऊदीज की हेल्प की है एक फ्रेंच नेशनल ने, फ्रेंच फुटबॉलर, उनके कोच जो है हावे रेनार्ड। अच्छा, एक मैं वीडियो देख रहा था, हावे जो है वो खुद तो ऑब्वियसली वो अरबिक नहीं बोल सकते, बोल तो हम भी नहीं सकते, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी कोशिश ज़रूर की है। हाँ, लेकिन बड़ी वो ज़बरदस्त फुटेज थी जिसमें रेनार्ड जो है वो सऊदीज को फ्रेंच में बता रहे हैं, फिर जो उनका मुतरजम है वो उनको तर्जुमा करके बता रहा है। दिस स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द कनेक्शन। कितना जबरदस्त वो खुद फील कर रहे होंगे। एंड डू यू थिंक कि आगे भी, अब देखें सऊदीज आर ऑन अ ट्रैक, दे आर ऑन अ रोल, दे हैव गॉट गुड पॉइंट्स। डू यू थिंक कि वो नेक्स्ट राउंड में दे कैन गो? वो उनका कितना बड़ा किरदार रहा है इस फतह में, एंड हाउ लॉन्ग डू यू सी दिस रन फॉर सऊदीज इन दिस वर्ल्ड कप? राइट, देखिए सबसे पहले तो हम ये जो आखवे गनौफ साहब हैं इनके हवाले से बात कर लेते हैं। ये कोई इन्होंने कभी कोई बहुत बड़ी टीम कोच नहीं की है। सऊदी अरब परहैप्स इज द बिगेस्ट टीम दैट ही इज कोचिंग, जो मैंने इनके बारे में पढ़ा है। हाउएवर, इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और वो अफ्रीका की एक रिलेटिवली अननोन साइड ज़ैम्बिया को इन्होंने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जिताया था। जिस तरह एशिया कप होता है, यूरो कप होता है, जो साउथ अमेरिकन कप होता है, कोपा अमेरिका जिसको कहा जाता है, उसी तरह जो अफ्रीका में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, इट्स कॉल्ड द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस। उन्होंने ज़ैम्बिया की टीम को अब से 10 साल पहले जो इस टूर्नामेंट में फतह दिलवाई थी। एक तो छोटे फ्रेंच क्लब्स की भी वो कोचिंग कर चुके हैं, लेकिन ये उनके करियर की सबसे बड़ी फतह है। और मानना पड़ेगा कि जिस तरह राइट ऑन। बहुत शुक्रिया, आदिल अज़हर हमारे साथ मौजूद थे। हावे रेनार्ड की बात कर ही रहे हैं, उन्होंने आइवरी कोस्ट को कोच किया, मोरक्को को कोच किया। आज मोरक्को और क्रोएशिया का मैच है जी, वो भी बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। इसके अलावा द माइटी जर्मन्स, ओह यस यस, इसके अलावा जर्मनी एंड जापान होगा, स्पेन होला, स्पेन का मैच होगा कोस्टारिका से, जो इज गोइंग टू बी अ बेल्टर टुडे ऑल्सो। लेकिन अभी हमें ब्रेक लेना। हाँ जी, ब्रेक ले। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रो के हवाले से, जो कि पेट की
एक ऐसी बीमारी है आलूदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, गले सड़े फलों का इस्तेमाल करने से, लाइक गंदा खाना इन द सेंस कि गंदे बर्तन में अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं, इसका कनेक्शन है आपके स्टमक से। अब स्टमक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं आज हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर अरीज हारून हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं चाहूँगी सर हम गैस्ट्रो पे बात कर लें। मतलब ये क्यों होता है कि हम अमूमन हमने यही सुना है कि हमारी अम्माई कहती हैं कि बाहर का जूस नहीं पीना, घर में बनाओ, अगर कुछ खाना है तो बाहर के दही भल्ले चाट नहीं खाने, घर में खाओ बनाओ अगर खाने तो। ये वाकई इस वजह से है? देखो, जितने भी ये स्टमक इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली आप गैस्ट्रो जैसे कवर करना चाह रहे हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है कि इसमें आपको डायरिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन होती है, वो प्रॉपर्ली फूड डाइजेस्ट नहीं करता और आपको मोशंस आना शुरू हो जाते हैं। कंटेमिनेशन की वजह से होता है, यानी कि वायरसेस भी करते हैं, बैक्टीरियल भी करते हैं, पैरासाइट्स भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ वायरसेस होते हैं, और वायरस आपको पता है कि वो स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरे। तो जितनी क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट होगी आप उसको स्प्रेड उतना ही रोक लेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो जो बाहर के खाने होते हैं उसमें पानी साफ़ नहीं यूज़ हो रहा, बर्तन सही से धुले हुए नहीं हो रहे, जो बनाने वाला है अगर उसकी हाइजीन अच्छी नहीं है, वो हाथ नहीं धो रहा, वॉशरूम यूज़ कर रहा है और हाथ नहीं धो रहा, या उसके घर में किसी को है वो स्प्रेड कर रहा है, तो नेल्स की क्लीनिंग है, ये चीज़ें नहीं हो रही, तो वो जब खाना ज़ायबत आपको देगा तो यू कैच द वायरस। अच्छा, मुझे बताओ इसके सिम्टम्स क्या हैं? लाइक अगर आप इस बीमारी ने आप पे अटैक कर दिया है तो वो पहली क्या चीज़ है जिसको फील होने के बाद आपको लगे कि ओके? देखो, अगर हम कॉमन वाले की बात करते हैं वायरसेस, वो डिफरेंट होगा, बैक्टीरियल प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है। अगर पैरासाइट्स होंगे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। बच्चों में पैरासाइट्स और वायरसेस ज़्यादा कॉमन, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं कि बच्चों की ये चीज़ वो है जो हम लोग कहते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बच्चों में। तो वायरसेस में वही स्टमक एक पहले प्रॉब्लम होगा कि पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, बच्चा कंप्लेन करेगा कि दर्द हो रही है, मरोड़ उठ रहे हैं, फिर मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वाटरी स्टूल्स होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वाटरी स्टूल्स की इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कभी कभी होता है ना कि हमने कोई चीज़ खाई और एक दफ़ा वॉशरूम गए, 2 दफ़ा हमें लगा कि लूज स्टूल है, फिर सही हो गया, वो बॉडी आपकी खुद रिकवर करती है। बट अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, मोर देन 2 डेज, तो यू हैव टू टेक सम मेडिसिन या फिर इसकी हाइड्रेशन सोल्यूशन। अगर वायरल होगा तो आपको ज़ाहिर बात है उस वक्त मेडिसिन को एंटीबायोटिक नहीं एडवाइस की जाएगी, लेकिन आप इसकी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते जाते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। चलो, हमारे यहाँ ज़्यादातर आबादी आपको पता है, अगर हम कराची की बात करें, स्लम एरियाज हैं, माइग्रेंट आबादी है बहुत सारी, वहाँ पे जाहिर सी बात है, एक तो सबसे ज़्यादा जो अगर वबा पेट की फैलती है वो पानी, खाना, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या ये बीमारी अगर किसी एक कम्युनिटी में होती है, इज़ इट कि ये आगे फैल भी सकती है टू द अर्बन पॉपुलेशन, वहाँ तक भी आ सकती है? बिल्कुल फैलती है। और आप देखो कि ये जैसे अभी जब फ्लड्स आए थे तो जितनी भी डिजीज़ेस थी वो वहाँ से शुरू हुई थी हमारे सिटी में। और वो वाला तबका भी जो हम समझते हैं कि बहुत एलीट क्लास आप कह लो, कि जो साफ़ सुथरा पानी पी रहा है, बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं, बॉइलिंग हो रही है, उनको भी चीज़ें लगती हैं। उसकी रीज़न यही कि वायरस जो है ना, आप उसको कंटेन नहीं कर सकते, वो स्प्रेड होता है। अब वायरस जहाँ पे अगर एक एनवायरनमेंट में होगा ना, तो उसका एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, उसके उस डिस्टेंस में जो आएगा उसको वो कैच कर लेगा। सही है। तो आप उसको रोक नहीं सकते। और वो ज़रूरी नहीं कि सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो रहा हो, ठीक है, डायरेक्टली एयरबॉर्न भी है ना चीज़ें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आ जाती है कि हमारे यहाँ देखो, अगर आप कराची का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हो, खाने पीने की बहुत हम लोगों को बाहर की आदत है। बिल्कुल, ईटिंग आउट इज़ आवर एंटरटेनमेंट। तो अगर आप ईटिंग आउट कर रहे हो तो जो बना रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो भी कहीं बहुत अच्छी जगह से आएगा, वो ज़ाहिर था कहीं नीचे से तबके से आया होगा, उसने वहाँ पे वो जॉब कर रहा है, वो एम्प्लॉय है। इवन फॉर दैट सेक हमारे होटल रेस्टोरेंट्स में कितने ही सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए जाते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं होते, हाइजीनिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है। फूड की जो हम लोग एक्सपायरी होनी चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना है, इवन आप सोचिए मीट, क्योंकि जितने भी स्टमक इश्यूज हैं वो मीट से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। और अगर मीट आप जो है वो बाहर निकाल के फ्रीज़र से रखते हो, थॉ करते हो, उसको वापस दोबारा से फ्रीज़ करते हो, तो आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो वायरसेस उसमें ग्रो कर। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, बस स्टमक के और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें बड़े ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छा हमने ये खाना खा लिया तो भैया ये मसला हो जाएगा, या फलाने जगह से या फलाना आपने फूड ले लिया जो कि सीजनल नहीं है? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है
आप स्टोर में जाएं ग्रोसरी करने के लिए तो आपको मैंगोज मिलते हैं। अब आप कहेंगे यार आम का तो सीजन है, ये कहाँ से आ गया। अच्छा फिर एक होता है खरीद भी लेना, यार खा लेने चाहिए क्या नहीं। मैं तो अपनी अम्मी से चिपके खा लेती हूँ, मतलब मैं अपनी अम्मी को नहीं बता खा लेती हूँ, अब इतने पसंद है क्या करें। तो प्लीज जरा देखो, एक तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमेशा सीज़न और जगह के लिहाज से खाने चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न होती है, जो फ्रूट जिस सीज़न में आ रहा होता है ना, उसकी उस वक्त की ज़रूरत है, उसकी न्यूट्रिशन ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि आपको उस सीज़न में प्रिवेंशन देंगे। जैसे अभी विटामिन सी के सोर्स ऑरेंजेस आने वाले हैं, अनार आया हुआ इस वक्त, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी फ्लू की, खांसी, नज़ला, जो सर्दियों की जो बीमारी है ना, उनसे हमें बचा के रखते हैं। तो ये आपने वो खाना है। मैंगोज़ जब आते हैं, मैंगोज़ आते हैं गर्मियों में, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड उसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह वाटरमेलन आता है गर्मियों में, तो आप वो सीज़न खाएं, जब फ्रूट खाएं जो सीज़न के अकॉर्डिंगली है, तो आपका कभी स्टमक अपसेट नहीं होगा। स्टमक के जितने भी एक चीज़ मैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि पानी हो या आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो, कोई भी चीज़ हो, अच्छे से बॉईल कर ले तो वो सेफ़ हो जाता है। नाउ देयर इज़ अनदर थॉट टू दैट। लोग कहते हैं कि आप खुदा का वास्ता इतना बॉईल कर देते हैं उसमें कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। इसमें बैलेंस कहाँ स्ट्राइक करें? पानी का तो मैं बताऊँ, देखो आप जब पानी को बॉईल करते हैं ना, उस पर एक सर्टेन टेम्परेचर पे बैक्टीरिया, वायरसेस जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, निकल भी जाते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर पैरासाइट्स हैं वो नहीं निकलेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपके पानी के, अब हम लोगों के यहाँ तो पानी इस तरह का नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ बॉईल करने से ही कर लें, तो उसको फिल्टर करना इम्पोर्टेंट है। देन कुकिंग की जब बात करते हैं, तो हम कुकिंग में भी जब सब्जियां भी यूज़ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो उड़ जाती हैं, सारी डिज़ोल्व हो जाती हैं खाने की वेजिटेबल्स में। प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम हाइजीन अपने आप को, ये बात वो ये सेल्फ प्रिवेंशन है आपकी। आप जितना खुद से अपना ध्यान रखोगे ना, खुद रख सकता है, कोई आके नहीं आपको कहेगा ये पानी पियो और ये इसको इस तरीके से बॉईल करो। मुझे ये बताएं कि जिससे आपने अभी स्ट्रीट फूड की बात की, जितनी चीज़ें आपने बता दी कि प्लेट साफ़ है, ये जो बना रहा है उसके हाथ साफ़ है, तो क्या करें, खाना छोड़ दें? देखो, खाना ज़रूर खाना चाहिए अपने। वही बात है, आजकल इतने सारे वाइप्स वगैरह का आ गया हमें कॉन्सेप्ट है, और वो भी वो वाले नहीं जो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, वो ऐसे हैं जो आप रीयूज़ भी कर सकते हैं या आप उनको वो रिसाइकल भी हो जाते हैं। आप उस तरह की चीज़ें अपने बैग में रखें, अपने हाथों को साफ रखें, ठीक है, अपनी सफाई होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि रॉ फूड जो होता है या वो चीज़ जिसमें डाउट होता है, जैसे सी फूड हम कहते हैं, अवॉइड करना चाहिए जो सीज़न नहीं है या जगह आपको लगता है कि साफ नहीं है, क्योंकि वो फौरन से जाके आपको स्टमक को इन्फेक्ट करेगा। अच्छा, पीछे से एक सवाल आया जी कि तेज मसाले हम जो खाते हैं और ये मुर्ग मुसल्लम वाले, बिरयानी, नली निहारी, क्योंकि बड़ा शौक है, आपको पता है हमारे यहाँ तो बड़ा इसका वो खाना चाहिए, कभी कभी खा लेना चाहिए, कभी खा लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्पाइसेस आपके स्टमक की एसिडिटी को इफेक्ट करते हैं। तो जिनको अल्सर्स का स्पेशली इशू हो या एसिडिटी का हो या एसिड रिफ्लेक्स का हो, तो उनको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर अमूमन ये देखा गया है कि आपको बर्निंग हो रही है ना, आपको जलन हो रही है सीने में, दूध आप पी लेते हैं, तो ये क्या ठीक है? देखो, पीएच न्यूट्रलाइज करता है ना स्टमक का, इस वजह से देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, जिनको आईबीएस है ना, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते, तो उनको वो कहेंगे हमें फील तो हो रहा है कि जैसे हमें गैस्ट्रिक इशू कोई हो रहा है और हमें एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पर वो दूध नहीं पी सकते। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एडवाइजिंग। हाँ, अगर वही बात है कि आपकी, अगर खुद आपको पता है कि मैं जब ये दूध लेती हूँ या दही लेती हूँ तो आई फील बेटर, तो आप ले सकते हो। बट आप इसको जनरलाइज किसी को एडवाइस नहीं कर सकते। अच्छा, अमूमन अक्सर ये देखा गया कि लोग ये कहते नजर आते हैं कि मेरा स्टमक अपसेट हो गया, मुझे स्टमक अपसेट हो गया, वो यही चीजें होती हैं। ओके, तो यानी वी कंसीडर स्टमक अपसेट के ब्लोटिंग हो रही है, गैसेस हो रही हैं, या डायरिया हो रहा है, या किसी को लगता है कि फुलनेस की फीलिंग हो रही है, इंडाइजेशन हो रही है, तो वो इसको एक वास्ट टर्म में कहते हैं कि हमें स्टमक कंफर्टेबल नहीं है, स्टमक अपसेट हो रहा है, लेकिन मोस्टली हम लोग डायरिया को कंसीडर करते हैं। ओके, वन मोर थिंग, जो कि अगेन वही नीम हकीम खतरा जान, हम सब हैं नीम हकीम। कोई भी चीज़ हो जाती है, ये कर लो वो कर लो, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एड्रेस द इशू विद द डॉक्टर रादर देन किसी ने कह दिया दही खा लो केला मिला के तो उससे ठीक हो जाता है, वो उसको सूट ही नहीं कर रहा, वो केला दही में मिला के खाया जा रहा है और मामला खत्म हो। व्हाट्स द एप्रोप्रिएट थिंग टू डू? डायरिया एंड वॉमिटिंग में सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। इन केस डिहाइड्रेशन हो जाए तो दैट्स अ कॉम्प्लिकेशन एंड इट कैन हैव वेरी सिवियर किस्म के उसके इफेक्ट्स हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों में। बच्चों के पास इतना मार्जिन ही नहीं होता कि उनको डिहाइड्रेशन हुई है तो आप उनको जो है ना हॉस्पिटल तक लेके जाएं, पता भी नहीं चलता माँ बाप को, कहते सो रहे हैं।
तो डिहाइड्रेशन जो है ना उसको प्रिवेंट करना है। उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स या वॉमिटिंग, अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है वो तो ओरल सॉल्यूशंस भी नहीं ले सकता, वो अपने आप को हाइड्रेट भी नहीं कर सकता, वो मेडिसिन भी नहीं ले सकता, इसलिए तो ले जाएं उसको डॉक्टर के पास, IV लगानी है या डॉक्टर ने जिस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। एंड अगर सिर्फ डायरिया हो रहा है, सिर्फ लूज टूल्स पास करें तो आप फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं, चलो दिन में एक दफ़ा हो गया, आपने साथ कोई सोल्यूशन ले लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पूरे कर लिए, यू आर फीलिंग वेल, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया कि डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, लो BP नहीं हो रहा, दैट्स गुड। बट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ मोर देन 4 और आपको लगता है बिल्कुल वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं, यूरिन इनपुट यानी कि यूरिन नहीं आना शुरू हो रहा है, यानी कि बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है एक्सेस फ्लूइड्स को निकालने में, ड्राउजी हो रहे हैं, तो रश टू द डॉक्टर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अलीज़ा, आप आई। और बड़ी बात, कोई भी चीज़, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको हो जाए डॉक्टर के पास जाएं, खुद नमकीन ना बने, लेकिन खुद से आप क्या कुछ कर सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं ख़वातीन के हुनर की। वैसे तो हमारी ख़वातीन में बहुत ही ज़्यादा हुनर होता है, लेकिन अगेन वही बात है कि जब हम इस बारे में बात करते हैं तब हमें फ़ख्र होता है कि ख़वातीन घर बैठे इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों में सिर्फ सिंध को ये एजाज़ हासिल है जहाँ पर ख़ुसूसी अफराद के लिए वजारत कायम की गई। आई थिंक पहले हम इस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे ख़ुसूसी अफराद इस वजारत से शदीद नाराज़ हैं। अब वजह क्या है? कोटा सिस्टम की हमेशा बड़ी बात हुई है, तो मुदस्सिर नज़ीर की ज़रा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरा नाम फातिमा जाफरी है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से सन 2000 में MA इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अब तक 2000 से लेकर के अब तक कराची के मुख्तलिफ इदारों में तदरीस और कंटेंट राइटिंग के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। चंद माह पहले मुझे पता चला कि सिंध गवर्नमेंट ने अफराद मावज़नीन को 5% कोटा पे जॉब्स देने का फ़ैसला किया है। इससे पहले कभी मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो CV मैंने अपनी जमा करवाई और मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि शायद इस दफ़ा हमारे लिए एक अच्छे फ़ैसले होंगे। मुझे एक लेटर रिसीव हुआ, जिस लेटर को जब मैंने देखा तो वो एक जॉब अपॉइंटमेंट लेटर था। नायब कासिद, पियोन, चौकीदार, सैनिटरी वर्कर एक्सेट्रा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या, ये लेटर क्या है। ग्रेड 1 to 4 मेरे लिए बिल्कुल ये नाकाबिले कबूल ये लेटर था और बहुत मुझे तकलीफ़ हुई इस लेटर की वजह से। मेरी पहली जॉब 17 ग्रेड पे स्केल की इक्विवेलेंट थी और ये अब मुझे किस कैटेगरी में रखा जा रहा है। मुझे क्राइटेरिया समझ में नहीं आया गवर्नमेंट का कि ये इन्होंने किस क्राइटेरिया के हिसाब से ये लेटर्स इशू किए हैं। इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मैं इंटरव्यू देने के लिए जब पहुंची तो वहाँ एक और शॉकिंग सीन था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, सबको वही लेटर था। कुछ लोगों की सबकी मैंने क्वालिफिकेशंस पूछी, कोई ग्रेजुएशन, कोई मास्टर्स, कोई NAD का ग्रेजुएट, और सबको ये लेटर मिला हुआ था। और सब लोग सिर्फ इसी उम्मीद पे आ गए थे कि चलो जॉब मिलेगी। उनके पास इंटरव्यू रूम में जिनका इंटरव्यू लेना था उनके लिए सीट्स तक नहीं थी। सिर्फ वो लोग थे जो इंटरव्यू ले सकते थे और उनको बस उनके अपने सामने खड़ा करके बस बात कर रहे थे, कागजात देख रहे थे, उनके लिए सीटें भी नहीं थी। सबकी लाइन लगवाई और सिर्फ उन्होंने शनाख्ती कार्ड देखा, डोमिसाइल देखा और उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे और सबको कह दिया जी इंटरव्यू हो गया, 15 दिन बाद बताएंगे। बहुत ही डिस्ग्रेसफुल था और इंसल्टिंग था, डिग्निटी पे अटैक लग रहा था। मैंने सारी ज़िंदगी प्राइवेट जॉब्स की हैं, मुझे कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। मैंने माशाल्लाह मुझे जॉब करते हुए 18-20 साल का तजर्बा है प्राइवेट जॉब्स में। मैंने अपनी कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूफ किया है। अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज़ कहीं पे भी फिट इन हो सकते हैं। आपको पता है MA इंग्लिश की डाइवर्सिटी होती है, तो आप डाइवर्सिफाइड फील्ड में कहीं पे भी फिट इन हो सकते हैं। अगर मुझे टीचिंग की जॉब दे दी जाती या राइटिंग की जॉब दे दी जाती या टीचर ट्रेनिंग की जॉब वगैरह मिल जाती तो उसके हिसाब से मैं काम कर सकती थी। क्या हम माजूर अफराद एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकते? क्या हम एक आम टीचर की तरह, एक आम राइटर की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते? सारी ज़िंदगी मैंने अपने आप को प्रूफ करती रही हूँ। सारी ज़िंदगी मैं अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे, हर जॉब पे प्रूफ करती रही हूँ कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ है। आई एम इक्वल देन इक्वल टू पर्सन विद पर्सन, नॉर्मल पर्सन। आई एम नो लेस देन इन माई कैपेबिलिटीज़। तो ये वाली चीज़ हमारे लिए हमेशा ये क्यों खड़ा रहता है?
मुझे तमाम माशरे में तमाम लोगों से, हर शोबा है ज़िंदगी से ये शिकवा है कि आप लोग अफराद माजूरी को, जिनकी आम सलाहियतें हैं, जो आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको आप लोग कबूल ही नहीं करते। बहुत से लोगों को अपने घर को डेकोरेट करने का शौक होता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो एक भी पीस जो है ना, उसको लेने से पहले वो 1000 मरतबा सोचते हैं कि यार ये इतना महंगा हो गया है। लेकिन वो लोग जिनको वाकई अपने घर से मोहब्बत होती है, अपने दर दीवार से, अपनी गैलरी से, अपने बागीचों से, वो ये करते हैं कि वो बहाने नहीं तराशते, बल्कि वो कराची की ये दो जो हैं लड़कियाँ, उनकी तरह घर बैठे ना सिर्फ ये कि अपना घर डेकोरेट करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अब वो ये कारोबार भी ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही दो ख़वातीन मौजूद हैं, हया और माहम। जितनी भी ये सजावट की आराइशी अशिया हैं, ये इन्होंने ख़ुद अपने हाथ से बनाई हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो भाई ये बताएं, पहले आप ये बताएं कि कैसे आपको यह आइडिया आया, कब से आप ये काम कर रही हैं? ये काम हम लोग बचपन से ही जो है शौक था, मम्मा भी करती थी, तो उनको देख देख के भी शौक आया। उसके बाद फिर जो है करते करते मतलब अपना घर भी सजाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर बस अब 1 ईयर से जो हमने जो है प्रोफेशनली इसको शुरू किया। अच्छा मुझे ये बताएं आप, माहम के जिस तरह से वो बता रहे हैं ना कि बचपन से शौक था, तो ये कब सोच आई कि इसको हमने प्रोफेशनली जो है उस ट्रैक पर लेकर जाना, कि हम इससे कमाएं, लोग हमें ऑर्डर दें, हम लोगों के लिए चीज़ें बनाएं, ये वाली सोच कब आई? हम जब चीज़ें लगाते थे अपने घर में तो लोग हमें कहते थे कहाँ से बनाई, कैसे बनाई, तो हमने उस चीज़ को जो है आगे चलाने के लिए मतलब हमने शोकेस करना शुरू कर दी चीज़ों को। अच्छा। इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दी, एग्जीबिशंस लगाए, तो लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। रिस्पॉन्स अच्छा आया जी, बहुत अच्छा। अब आपको ऑर्डर्स आते हैं? जी। अच्छा, तो ये आपको किस तरह से? थ्रू इंस्टाग्राम? आपको ऑर्डर्स इंस्टाग्राम हमारा पेज है, उससे हम लोग। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमने आपकी कुछ चीज़ें उठा के ना अपने साइड पे लगा ली, खुद जो है कुछ डेकोरेट किया है। मैं चाहूँगी कैमरामैन दिखाएं, चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि जी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो डेकोरेट की हुई है। सो प्लीज कम। और मैं चाहूँगी कि ज़रा आप हमें बताएं भी कि ये आपने किस तरह से बनाया, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल की, बिकॉज कुछ चीज़ें तो आपको घर से भी मिल जाती हैं ना, घर में होती हैं। सबसे अहम चीज़ कि इसकी प्राइस क्या क्या है। तो चले जी, सबसे पहले जो मुझे हम स्टार्ट करते हैं ये फ्लावर वेस से, ठीक है जी। ये हम अब आपको अगर दिखाएं तो मुझे ये बताएं हम कि ये आपने बनाया कैसे और कितनी कॉस्ट लगी और कितने में आप हमें दे देंगी? ये देखें, बेसिकली ये जो है प्लास्टिक का पॉट मिल जाता है मार्केट से आराम से, रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। ये फ्लावर्स हमारे पास रखे हुए थे, ये भी मार्केट से मिल ही जाते हैं, बिल्कुल, और रीजनेबल होते हैं। डोरियां मिलती हैं, आप इसको वो करें, रैप करें और फिर। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ बनवानी है तो कितना टाइम लगेगा या कितनी देर पहले ऑर्डर देना पड़ता है? अच्छा, ये वाली चीजें और बॉटल्स वगैरह जैसे होती हैं, जैसे ये पीछे बॉटल्स रखी हुई हैं, जरा प्लीज भी ये बॉटल्स को भी जरा जूम इन करें, बॉटल्स भी रखी हुई हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक दिन में 2 भी तैयार हो जाती हैं, 3 भी तैयार हो जाती हैं, डिपेंड करता है कितनी चीजें लगानी है, क्या। अच्छा देखिए फैसल, बड़ी अच्छी चीजें इन्होंने इस्तेमाल किया कि डोरियां यूज की हैं और फिर इसमें फ्लावर्स, या वो अक्सर कपड़ों पे भी लगे मिलते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप खुद ही करती हैं या आपने आपके साथ आपकी टीम है? हमारी कोई टीम नहीं, बस 3 की टीम है और एक मम्मा है। एक मम्मा है और भाई 2 हैं। क्या बात है, हम लोग ही करते हैं। क्या बात, सही है। तो अच्छा, ब्रेन चाइल्ड अम्मा का है आप, ये आपकी वालदा का ही है। ओके, ये तो हमने आपको बॉटल्स दिखा दी। अच्छा, अब मैं ये जो कुछ वॉल पे भी हमारे हैंग हुआ हुआ है। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, हम जब भी अपने समंदरों की तरफ जाते हैं महक, सीपियां जो है हमारे ऐसे बिखरी होती हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने बस एक टाइम पे इकट्ठी की थी कि कुछ बनाऊंगी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला, मौका मिला। ये मुझे ये बताएं कि चलें अब जरा कुछ कारोबार की बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेन देन है। तो ये मुझे बताएं कि ये कितने का, क्या इसकी प्राइस है? इसकी प्राइस 600 है। 600 बड़ा रीजनेबल है भाई। देखिए ये आप बाजार में जाए ना लेने, तो ये जो इसको 3 सीपियां लगी होंगी और वो कोई आराम से 1000-1200 जो है ना वो आपको ले रहा होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस?
दिस इज 500। 500। दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा एक और चीज है मैं जो देख रही हूँ, ये जो हैंगिंग की चीजें हैं, ये जो हमने इस तरह से लटकाई हुई है, जी ये किस तरह आपने बनाई? ये स्पेशली ये छोटी छोटी बोरियां हमारे मम्मा का आर्टिकल है। अच्छा, वो किचन का आर्टिकल ज्यादातर वही बनाती है। ये किचन का आर्टिकल है? किचन का आर्टिकल है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये ये देखिए किचन का आर्टिकल आप मुझे समझ में आ रहा है। बोरियों में कौन है? वाइट चने हैं और लाल दाल है। ये आज पुलाव चने वाला बना नहीं। देखो मुझे इससे पता चलता है, मुझे दालों के नाम आते हैं। लाल दाल नहीं, लाल दाल नहीं है वो। क्या है? मसूर की दाल। लाल दाल खैर दाल है ना। अच्छा, लेकिन मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल जो इसमें आर्टिकल लग रहा है ना, ये कितना ज़बरदस्त है। आप इसमें देखें। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप ब्रेकअप करें हमारे लिए, ठीक है? ये स्टोन्स हैं जी, स्टोन्स हैं, कलर्ड स्टोन्स। ये जो क्रश वाले होते हैं, वाइट वाले। अच्छा, इसकी कलर्ड मिल जाते हैं आपको? जी, कलर्ड मिल जाते हैं, वाइट भी मिल जाते हैं, आप कलर कर लें। ये देखें, ये आपने कर लिया, ठीक है, ये आपने कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, कितने ज़बरदस्त हैं जी। तो अभी जो है, और देखें ये इसमें साथ साथ शॉर्ट चीज़ें भी हैं, छोटी छोटी शॉर्ट चीज़ें भी। तो इन शॉर्ट और छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है जी। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे माहम और हया से कि अब इनका कारोबार जो है वो कितना ज़्यादा फल फूल रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये लोग अपने इस एक्सपीरियंस से क्या मशवरे देंगी। एक ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं ज़रा कुछ साज़बाज़ करता हूँ। ये 200 में दे दूँ, 2 लूँगा, मुझे प्लीज़ दे दें। वेलकम बैक। 2 नौजवान कराची की बच्चियां, लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त घर से काम शुरू किया। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसा ज़रिए मुआश है जिसमें आपको ये भी नहीं होता कि अच्छा आपको घर से ही कहीं जाना है, अपना दिमाग चलाना बड़ा ज़रूरी होता है इसके अंदर। माहम हमारे साथ मौजूद है, उनकी बहन हया, और इसके अलावा ये दोनों बहनें जो हैं अपनी अम्मा के माइंड को लेके आगे चल रही हैं। और ये इनकी अम्मा का कॉन्सेप्ट था भाई घरों में इस तरह से हाथ से चीज़ें बनाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ऑर्डर्स कैसे आते हैं, और अब मतलब बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं? कितनी तादाद में लोग आपसे जो है रब्ता करते हैं, और आप लोग कितने दिनों में उन्हें जो है वो ऑर्डर्स बना के देते हैं? बाहर से तो खैर अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन वैसे जो है कराची से बहुत ऑर्डर्स आए हैं, और लोग जो है हमें हमारे पेज के ज़रिए जो है ऑर्डर दे देते हैं। पेमेंट का क्या होता है, क्योंकि अक्सर फ्रॉड भी तो हो जाता है ना, तो आप लोग ये किस तरह मैनेज करते हैं? पेमेंट तो हम कैश में ही लेते हैं। कैश में लेते हैं, यानी जब डिलीवर होगा तब आपको पेमेंट मिलेगी। सही है। कितने अरसे में आपका ये पेज जो आपने बनाया, कितने अरसे में उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ? रिस्पॉन्स तो बहुत जल्दी आ गया था। लाइक हमने बनाया था और 2-3 हफ्ते बाद जो है 2-3 हफ्ते बाद लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं आप कि जैसे कि अक्सर हम एक कोई नया काम शुरू करते हैं ना, आप तो ये करती आ रही थी, तो इसलिए लोगों का रिस्पॉन्स आपको पता था कि कैसा होगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? उसको यही कहेंगे कि अपनी चीज़ को शोकेस करें। मतलब आप इंस्टाग्राम पे डालें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप पेज बनाएं, उसमें 2-3 चीज़ें आप अपनी डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जाए, लेकिन आ जाता है। हमें भी नहीं आया था स्टार्टिंग में, हमने भी बहुत मतलब हम लोग भी हार गए थे बिल्कुल कि नहीं आएगा शायद। फिर एकदम से जब हमें हुआ, फिर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमने एग्जीबिशंस लगाना शुरू करी, उसके थ्रू और लोगों को पता चला। तो ऐसे आप लोग को होता है कि अपनी चीज़ों को अगर आगे पोर्ट्रे करेंगे तो फिर आपको होता है। जी ठीक है, चलें जी। ये वो तमाम ख़वातीन, बहनें, माएँ जो कि चाहती हैं कि हम घर से कोई काम शुरू करें, ये दोनों बच्चियां उनके लिए एक ऐसी मिसाल हैं कि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगेन रिस्पॉन्स एकदम नहीं आ जाता, लोग एकदम आपसे जो है वो रब्ता नहीं करते, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सब्र और तहम्मुल का जो दामन है वो हाथ से ना जाते। थैंक यू सो मच माहम, आप हमारे साथ मौजूद थी। या आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। सो अगेन वही फैसल कि अगर आपने कुछ खरीद लिया है? मैंने तो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन होता यह है कि कुछ चीज़ें बेचने की नहीं होती। महक था वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ख्याल कहाँ। क्या बात। अब आप सोच रही होंगी कि ये मैं किधर निकल गया इतने फिल्मी क्यों हो गए हैं? अब नेक्स्ट जो है वो हमारा जो पैकेज है वो इसी हवाले से। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। लॉलीवुड स्टार को अपने मदाओं से बिछड़े 39 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी रोमानवी अदाकारी
उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके जिसको कहते हैं कि जज्बात से भरी परफॉर्मेंसेस आज भी हमारे जहनों में नक्श हैं। कोको कोरीना गाने वाले और उस पे बेहतरीन परफॉर्म करने वाले वहीद मुराद की बरसी पे हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्मी सनत का सबसे रोशन सितारा, एक ऐसा फनकार जिसका फन और मुनफरिद अंदाज सरहदों की कैद से आज़ाद था। 1960 और 70 के अशरों में पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर हुकूमत करने वाले वहीद मुराद की अदाकारी दिल को छू लेने वाली थी। जब वो कैमरे के सामने डायलॉग बोलते तो देखने वालों को हकीकत का गुमा होता था। गानों के पिक्चराइजेशन का अंदाज भी उनका सबसे अलग था। वहीद मुराद आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन अदाकारी का जो आला तरीन मयार उन्होंने लॉलीवुड को दिया, वो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर अदाकार के लिए एक मिसाल रहेगा, एक संगे मील रहेगा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। एक बार फिर हम आपको कहेंगे खुशामदीद, जैसे कि हम इंग्लैंड को कहने जा रहे हैं खुशामदीद। होम टेस्ट सीरीज है जी। हमने कल बताया था आपको कि 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। अब इसकी कुछ न्यू इंक्लूजन्स हैं हमारे पास। अब जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। स्पिनर अबरार अहमद, उन्होंने बड़ी धूम मचाई हुई है। वर्ल्ड कप से पहले उनको लेके जाने का बड़ा कहा जा रहा था। और इसके अलावा हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर ये जो न्यू इंक्लूजन है उस पर ज़रा हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो अबरार, उस पर ज़रा हम चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले जो मोहम्मद अली जो बॉलर है, बाबर वेंट टू द स्टेडियम, उनसे वो गए, गालिबन देखा भी उनको बॉल करते हुए। कैसे आप देखते हैं मोहम्मद अली को एज अ बॉलर? थोड़े थोड़े मुझे वो जो अब्बास थे उस वैसे लग रहे हैं, बॉल पड़ के उनका बाहर जा रहा है। जी हाँ फैसल, आपको भी सुबह खैर और महक आपको भी। देखें, एक तो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से जो क्या सराहियां हैं कि पिंडी स्टेडियम चूंकि फैजाबाद के करीब है, मरी रोड के करीब है, तो वहां मुतासर होने का खदशा। लेकिन कल जब रमीज राजा और क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की इमरान खान से, तो फैसल आपके देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये कि इमरान खान ने यकीन दहानी कराई है रमीज राजा को भी और बरतानिया के हाई कमिश्नर को भी कि हमारे इस एहतजाज से क्रिकेट मुतासिर नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन चूंकि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आ रही है, वो मुतासिर नहीं होगी। तो जहां तक आपने मोहम्मद अली की बात की, बिल्कुल मोहम्मद अली ने 56 आउट किए हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 2 सीजन में। लेकिन फैसल, मुझे किसी की अहलियत पे कोई शक नहीं है, ना किसी की नीयत पे शक है। अच्छा। लेकिन मुझे जो एतराज है वो इस सिलेक्शन कमेटी के क्राइटेरिया पे है कि बाज दफा अगर आपको किसी को टीम में लाना होता है तो आप उसके लिए कोई पैमाना रखते हैं, बाज किसी के लिए कोई और पैमाना रखते हैं। अगर जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल मोहम्मद अब्बास की तरह ही बॉलिंग करते हैं, 31-32 साल से हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, दोनों एक ही जैसे थे। तो मेरा ख्याल में यहाँ तजर्बे को अहमियत देना चाहिए थी। हालांकि मोहम्मद अली मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे, क्योंकि हारिस मौजूद है, नसीम शाह मौजूद है, मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल में अब्बास को तरजीह देने की खास तौर पर पिंडी टेस्ट में, क्योंकि वहाँ मौसम भी ठंडा होगा, थोड़ी गेंद को बाउंस भी मिलेगा। तो मेरा ख्याल में, लेकिन जो मुझे जिस चीज ने इंस्पायर किया मोहम्मद अली के, कल उनकी जब पीसीबी ने वीडियो रिलीज की फैसल, क्या जबरदस्त उन्होंने अपने आप को, जिस तरह मीडिया के सामने वो बात कर रहे थे, अंग्रेजी में भी उर्दू में भी, तो मतलब एक अच्छा लगा कि पाकिस्तान के जो उभरते हुए यंग क्रिकेटर्स हैं वो बोलने में भी अब महारत रखते हैं। तो एक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता तो फिर मैं मोहम्मद अब्बास की तरफ जाता। सही। अच्छा भट्टी साहब, हमने अबरार की बड़ी तारीफें सुनी, बड़ी धूम मची हुई है उनकी। आप बजाते खुद उन्हें कैसा देखते, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नो डाउट हमारे इस डोमेस्टिक सर्किट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 10वां राउंड आज उसका आखिरी दिन है, तो जो सबसे कामयाब स्पिनर हैं वो अबरार अहमद है। मुझे कल मैं उनका पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी मेरा ताल्लुक तो मानसेरा से है, लेकिन मैंने अपनी पूरी क्रिकेट कराची में खेली। तो अबरार को बिल्कुल मैं तो समझ रहा था
कि जिस तरह उन्होंने PSL में बॉलिंग की थी, अगर उनको चांस लेते, आउट ऑफ द बॉक्स जाती टीम मैनेजमेंट, तो उनको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल में अबरार एक अच्छा इंक्लूजन है। फिर जब आपने देखे फैसल, यासिर शाह को 7 मैचों में उन्होंने 14 आउट किए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उनको बाहर कर दिया, तो नुमान अली को फिर आपने किस परफॉर्मेंस पर टीम में ले लिया। फिर जाहिद महमूद जो है वो भी उभरते हुए बॉलर हैं। अब जाहिद महमूद की अगर आप कहानी देखें, उनको स्टार्ट करवाया हमने T20 डेब्यू करवा के, एक मैच खिला के लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो बाहर हो गए, फिर 4 वनडे खेले, अब टेस्ट फॉर्मेट में आ गए। मेरे ख्याल में इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर हम थोड़ा गैम्बल कर लेते, यासिर शाह के साथ जाते, तो तजर्बे का देखें कोई नेमुल बदल नहीं है। ये इंग्लिश टीम, अभी आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि ये लोग बहुत तैयारी के साथ आते हैं। इस वक्त भी इंग्लिश टीम जो है वो अबू धाबी में आज से उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 3 रोजा मैच खेलना है। वो मैच खेलने के बाद पाकिस्तान आएंगे। तो मेरा ख्याल में अगर यासिर शाह को एक मौका और दे दिया जाता, या अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि चलें जी परफॉर्मेंस में आपने टीम सेलेक्ट कर ली जी, तो फवाद आलम की इतनी परफॉर्मेंसेस थी, आपने 5 इनिंग्स में फवाद आलम को बाहर कर दिया। मड्डी साहब, ये जो आपने बात कर दी ना, बस अब इससे आगे बंदा क्या ही बात करे। देखिए पूरा दिन वक्त भी खत्म हो गया है, और आपने जो जैसे उस पर डिस्कशन भी फवाद आलम के नाम पे खत्म कर देनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे कहते हैं ना, पर जल जाता है, पर जल गए, स्टॉप लग जाता है, वक्त खत्म हो गया। चलें जी, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।